नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज की मैथ लाइव क्लास स्टार्ट हो चुकी है। सभी विद्यार्थी एक बार जुड़ जाएं। सभी विद्यार्थी एक बार जुड़ें भाई। तो आज हम सभी को गुड मॉर्निंग। बहुत सारे विद्यार्थी आ भी गए हैं। चलो भाई, आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। लांगराज मध्यमान प्रमेय। मोहित कह रहा है कि सर पढ़ा क्यों नहीं रहे। मेरे भाई अभी लाइव क्लास स्टार्ट हुई है। हेलो भाई, हेलो। देखो चलो स्टार्ट करते हैं अब। देखो भाई, स्टार्ट कर रहे हैं लांगराज मध्यमान प्रमेय। जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं। पहले हमने क्या पढ़ा था? पहले हमने पढ़ा था रोले प्रमेय। रोले प्रमेय के अंदर एक बार फिर से क्या पढ़ा था, मैं रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले पढ़ा था कि समवृत्त अंतराल में संतत होना चाहिए, विवृत अंतराल में अवकलनीय होना चाहिए, एफ ए बराबर एफ बी होना चाहिए, एफ डैश सी बराबर 0 रखने पर सी की वैल्यू जो आपको इंटरवल दिया गया है, अंतराल दिया गया है, उन दोनों के बीच में आना चाहिए। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है भाई। तो आज हम स्टार्ट करेंगे। देखो, आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं लांगराज मध्यमान प्रमेय। तो इसके अंदर 3 कंडीशन है भाई। इसके अंदर कितनी कंडीशन है? 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन देखो, फिर से वही, कोई भी वास्तविक फलन f, कोई भी एक वास्तविक फलन है हमारे पास, वास्तविक फलन यानी परिभाषित फलन। कोई भी वास्तविक फलन है और जो ये वास्तविक फलन f है, इसके साथ आपको एक इंटरवल दिया गया है a और b, यानी इस फलन के अंदर एक इंटरवल है a b। इसके अंदर लांगराज मध्यमान प्रमेय कब लागू होगी? तो इसके लिए 3 कंडीशन है भाई। कौन कौन सी 3 कंडीशन है? तो पहली कंडीशन की यदि मैं बात करूं तो पहली कंडीशन हम वही टेस्ट करेंगे कि जो विवृत अंतराल है भाई, जो विवृत अंतराल है, विवृत अंतराल यानी a और b, यहां पे लगेगा छोटा ब्रैकेट। कौन सा लगेगा भाई? छोटा ब्रैकेट लगेगा, क्योंकि अवकलनीय की बात करेंगे अब हम। तो अवकलनीय में छोटा ब्रैकेट, और इसका मतलब यह है कि a और b ये दोनों शामिल नहीं है, इनके बीच की संख्या शामिल होंगी। तो विवृत अंतराल a b में फलन f यानी जो आपका फंक्शन है, फंक्शन f कैसा होना चाहिए? फलन f अवकलनीय होना चाहिए भाई। कैसा होना चाहिए? अवकलनीय होना चाहिए। पहली कंडीशन तो ये होगी भाई कि जो हमारा फलन है, जो हमारा फंक्शन है, वो विवृत अंतराल ए बी के अंदर अवकलनीय होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए भाई। उसके बाद नंबर 2 की बात करें तो नंबर 2 की कंडीशन हमारे पास रहेगी कि समवृत्त अंतराल, समवृत्त अंतराल का मतलब है बड़ा ब्रैकेट आएगा। इसका मतलब इसके अंदर ए बी शामिल होगा, इसके अंदर बी बी शामिल होगा। समवृत्त अंतराल ए बी में फलन कैसा होना चाहिए? फलन f संतत होना चाहिए। संतत का मतलब कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, संतत होना चाहिए। ये आपकी दूसरी कंडीशन होगी भाई। उसके बाद इसके अंदर एक कंडीशन और है। लास्ट कंडीशन क्या है? लास्ट कंडीशन है कि जो f डैश c है, देखो अगर हम रोले प्रमेय की बात करें तो f डैश c बराबर 0 था। एक रोले प्रमेय के अंदर एफ ए बराबर एफ बी था, लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है भाई।
ठीक है। एफ डैश सी इज इक्वल टू, इसके अंदर क्या है फिर, इसके अंदर है एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन में एफ डैश सी बराबर 0 रखते थे आप रोले प्रमेय के अंदर। यहां लांगराज मध्यमान प्रमेय के अंदर एफ डैश सी है वो बराबर किसके रखना है, वो बराबर रखना है एफ बी माइनस एफ ए अपॉन में यहां से इन दोनों का एफ गायब कर दो भाई। जैसे आप एफ को हटा दोगे तो यहां से बी फिर माइनस, यहां से क्या आ जाएगा ए। जब इन दोनों को आप सोल्व करोगे तो सोल्व करने पर किसकी वैल्यू आएगी, सी की वैल्यू आएगी भाई। किसकी वैल्यू आएगी, सी की वैल्यू। और जो ये सी की वैल्यू है ये फिर से ए और बी के बीच में कोई भी नंबर आ सकता है भाई। ये आपके पास 3 कंडीशन है लांगराज मध्यमान प्रमेय। ठीक है भाई। रोले प्रमेय और लांगराज मध्यमान प्रमेय में डिफरेंट क्या आया, डिफरेंट ये आया कि पहली कंडीशन दोनों के अंदर सेम है, अवकलनीय होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। दूसरी कंडीशन सेम है, संतत होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए भाई। तीसरी कंडीशन यदि मैं बात करूं रोले प्रमेय की, तो रोले प्रमेय में तीसरी कंडीशन हमने ये पढ़ी थी कि सर एफ ए इज इक्वल टू एफ बी होना चाहिए। ठीक है, याद रखना लांगराज मध्यमान प्रमेय में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। एफ ए इज इक्वल टू एफ बी यहां होना कंपलसरी नहीं है भाई। ठीक है। उसके बाद यदि बात करें, इनको हटा दिया मैंने, ये कंडीशन हट गई। उसके बाद इसके अंदर था कि एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 रखते थे, यानी डिफरेंशिएबल करेंगे, अवकलन करेंगे, x की जगह c लिखेंगे, इक्वल 0 रखकर इसको सोल्व करेंगे तो c आएगा और c a b के अंदर से आना चाहिए। ये हमने रोले प्रमेय में पढ़ा था। इसमें और इसमें डिफरेंट क्या है ये आपको समझ में आ गया होगा। लांगराज मध्यमान प्रमेय में ये नहीं है भाई, एफ इज इक्वल टू एफ बी नहीं है, एफ डैश सी है, इधर भी है एफ डैश सी, लेकिन यहाँ इक्वल 0 लिखते थे आप, यहाँ इक्वल 0 नहीं लिखना है, यहाँ आपको लिखना है एफ बी माइनस एफ ए बटा में बी माइनस ए। याद हो जाएगा, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन में बी माइनस ए। किसकी जगह लिखोगे, ये लिखोगे एफ डैश सी की जगह भाई। एक बार फटाफट बताओ क्या ये समझ में आ गया। फिर मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं भाई। मिटा दूं? ठीक है भाई, समझ में आ गया तो देखो। अब देखो भाई, अब क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3, 7.6 का क्वेश्चन नंबर 3 है भाई। और इस 3 के अंदर 4 पार्ट हैं। हमें कहा गया है कि रोले प्रमेय की सत्यापन की जांच कीजिए। देखो जांच करवा रहा है हमसे, टेस्ट करवा रहा है, जांच करवा रहा है तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि डिफरेंशिएबल है या फिर नहीं है, कॉन्टिन्यूस है या फिर नहीं है। एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, तो सी की वैल्यू इंटरवैल के बीच में से आती है या फिर नहीं आती है। तो पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन है कि एफ एक्स इज इक्वल टू, इसका जो ए पार्ट दिया गया वो दिया गया है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। हमें एक इंटरवल दिया गया है x बिलोंग्स टू 1 3 भाई।
ठीक है, ये हमें एक क्वेश्चन दिया गया है कि जो हमारा फंक्शन है वो फंक्शन है x प्लस 1/x, जो x कहाँ से बिलोंग करता है 1 3 और यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा दिया। ठीक है, अब इसके अंदर कंडीशन हमें लगानी है। पहली कंडीशन कि जो हमारा विवृत अंतराल है यानी 1 और 3 और इनमें छोटा ब्रैकेट लगाएंगे, अगर इनके अंदर से हम क्या करेंगे, इसका अवकलन करेंगे और अवकलन करने पर इनके बीच में से कोई भी संख्या अवकलन में रखेंगे तो इन्फिनिटी यानी अनंत नहीं आना चाहिए। फलन कैसा होना चाहिए, परिभाषित होना चाहिए। तो देखो भाई एक बार देखो, सबसे पहले fx का अवकलन आपको पता है f डैश x, उसके बाद बात करें हम x का x की रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल 1 होता है भाई, 1 हो गया। फिर प्लस, ये लो प्लस लगा दिया 1/x। बहुत सारे विद्यार्थियों को 1/x का अवकलन करना नहीं आता है, डिफरेंशिएशन करना नहीं आता है। तो कैसे करें, देखो 1/x, बहुत सारे विद्यार्थी 1/x का अवकलन log x लिख देंगे। क्या लिख देंगे, वो उल्टा समझ जाएंगे भाई। log x का अवकलन 1/x होता है, ना कि 1/x का अवकलन log x होता है। ठीक है, तो क्या करें भाई, ऐसा करो या तो इसके अंदर u/v का फॉर्मूला लगा दो, कोई बात नहीं आंसर आ जाएगा, या फिर क्या करो इस x को ऊपर लेके जाओ तो x की पावर -1 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता भाई। भाई नीचे पावर प्लस की है, यदि आप ऊपर लेके जाओगे तो ऊपर पावर किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। अब इसके अंदर x की पावर n का फॉर्मूला लगा सकता हूं भाई। फॉर्मूला क्या कहता है कि सर पावर को आगे ले आओ, ये लो भाई पावर को आगे ले आए, एक पावर कम कर दो, एक पावर कम करोगे तो -1 और फिर -1 तो कितना हो गया -2। तो मैं कह सकता हूं कि सर 1/x², ऊपर माइनस है, अगर इसको नीचे लिखोगे तो प्लस की पावर लिखना पड़ेगी। ठीक है, तो 1/x का यदि आपको डिफरेंशिएशन करना है तो -1/x² आ जाएगा भाई। ठीक है, इसको मिटा रहा हूं भाई मैं। तो इसका आ गया, इस प्लस को हटा देता हूं, अब -1/x²। अब मेरे को एक बात बताओ, 1 और 3 के बीच में 1 से कोई भी बड़ी संख्या उठाओगे तो कोई भी बड़ी संख्या और 3 से छोटी संख्या यदि मैं यहां लिखूंगा तो बताओ क्या ये कहीं पे भी इसके अपॉन में 0 आएगा क्या, 0 इसके अपॉन में नहीं आएगा। और जब इसके अपॉन में 0 नहीं आएगा तो इसका मतलब ये परिभाषित फंक्शन है भाई। कैसा है ये, परिभाषित फंक्शन है। अगर मैं इंटरवल ऐसा लिख दूं, अगर मैं इंटरवल ऐसा लिख दूं -1 और 1, तो बताओ अब इसके बीच में 0 आएगा, अब इसके बीच में 0 आएगा तो यहां मैं 0 लिखूंगा तो 1/0 तो इन्फिनिटी हो गया, अनंत आ गया। मतलब अगर ये इंटरवल होता तो ये अवकलनीय नहीं होता, ये अपरिभाषित हो जाता। लेकिन हमारे पास इंटरवल क्या है, हमारे पास इंटरवल है 1 3, और 1 और 3 के बीच में से कोई भी नंबर अगर यहाँ लिखोगे तो अपॉन में 0 नहीं आएगा, और अपॉन में 0 नहीं आएगा तो इन्फिनिटी यानी अपरिभाषित नहीं होगा। तो मैं कह सकता हूं कि -1 1/x², विवृत अंतराल, विवृत अंतराल, विवृत अंतराल, उसके बाद 1 3 है। यानी अगर हम अवकलनीय की बात करें, डिफरेंशिएबल की बात करें तो 1 3, उसके बाद बाहर छोटा ब्रैकेट लगाते हैं भाई। विवृत अंतराल 1 3 में फलन परिभाषित है। कैसा है भाई, परिभाषित है भाई। परिभाषित का मतलब कि अपॉन में 0 नहीं आया तो ये इन्फिनिटी नहीं बना। में फलन परिभाषित है, इसलिए या यहां पे ये लिख देता हूं, इसलिए अंतराल 1 3 में
फलन 1/3 में फलन अवकलनीय होगा, अवकलनीय होगा। और अवकलनीय का मतलब आपको पता होना चाहिए, अवकलनीय का मतलब है डिफरेंशिएबल, यानी जिसका अवकलन संभव हो। ठीक है, मैं आपके कमेंट देख लेता हूं एक बार। चलो सही है, समझ में तो आ रहा है ना भाई। चलो भाई, तो 1/3 में फलन कैसा है, अवकलनीय होगा। अब नंबर 2 में तो आपको कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए भाई, पहले भी मैं नोट डलवा के बता चुका हूं। यदि कोई फलन अवकलनीय है तो वह हमेशा ऑलवेज कैसा होगा, संतत होगा, कंटिन्यूअस होगा भाई। तो यहां पे क्या लिखूंगा मैं, यहां पे लिखूंगा कि दिया गया फलन अवकलनीय है। कैसा है, अवकलनीय है। दिया गया फलन अवकलनीय है, इसलिए 1/3, यहां बड़ा ब्रैकेट आएगा भाई, 1/3 में फलन संतत भी होगा। कैसा होगा भाई, संतत भी होगा। इधर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, देखो फलन संतत भी होगा, इधर लिख देता हूं मैं, संतत भी होगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी भाई। ठीक है, यदि कोई फलन अवकलनीय है तो वो फिर क्या होगा, संतत भी होगा भाई। हमारे पास 2 कंडीशन हो गई, 2 कंडीशन में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी भाई, क्योंकि 2 दिन हो गए रोले प्रमेय के अंदर भी ये दोनों कंडीशन हमने पढ़ी है। सिर्फ लांगराज मध्यमान प्रमेय में एक तीसरी कंडीशन बदलती है भाई, तीसरी कंडीशन बदलती है, वो देख लेते हैं। थर्ड कंडीशन क्या है, थर्ड कंडीशन है f'(c). थर्ड कंडीशन आती है कि f'(c) इज इक्वल टू fb माइनस fa, और अपॉन में क्या आता है, अपॉन में आता है b माइनस a। ठीक है भाई, f'(c) इज इक्वल टू fb माइनस fa अपॉन में b माइनस a। ठीक है, f'(c) तो आपको पता है भाई कैसे वैल्यू निकालते हैं। f'(c) की वैल्यू कैसे निकालते हैं कि जो आपने अवकलन किया है, यानी डिफरेंशिएशन किया है, उस अवकलन के अंदर x की जगह सिर्फ c लिख दो भाई। तो यही तो था, तो यहां देखो क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1 अपॉन ये जो x² है, इसकी जगह क्या आ जाएगा, c² इज इक्वल टू fb। आपको fb की वैल्यू निकालनी है भाई, यहां निकाल देता हूं मैं fb, इसका मतलब f और b आपको पता है कि सर ये तो a की वैल्यू है और ये क्या है, b की वैल्यू, यानी b की वैल्यू 3 है भाई। तो f3 मतलब फंक्शन की वैल्यू निकालनी है x इज इक्वल टू 3 पर भाई। तो यही तो है 3 प्लस 1/3, यानी 3 प्लस 1/3। जैसे एलसीएम लोगे तो 3 एलसीएम आ गया, 9 प्लस 1 यानी 10/3 आ गया। यहाँ पे क्या आया, 10/3, बीच में माइनस। चलो आगे चलते हैं, आगे इधर तो आएगा नहीं, इधर निकाल देता हूं मैं fa की बात करें तो fa की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 1। तो भाई लिखना देखो, 1 प्लस 1/1 यानी 1 प्लस 1/1, इसका मतलब क्या आ गया, 2, यानी यहाँ पे आ गया 2। और अपॉन में क्या आएगा, b माइनस a, यानी b की वैल्यू 3 माइनस a की वैल्यू क्या है 1। अब इसको हमें सोल्व करना है भाई, और इसको सोल्व करने पर c की जो वैल्यू है वो 1 3 के बीच में आनी चाहिए भाई। वही हमारा पास क्या हो जाएगा फिर,
लांगराज मध्यमान प्रमेय का सत्यापन हो जाएगा। पहली कंडीशन सही है, दूसरी कंडीशन सही है, सिर्फ एक कंडीशन और सही होनी चाहिए भाई। महेश यादव नो लिख रहा है। नो का मतलब क्या है भाई, क्या समझूं मैं? चलो भाई, तो मैं ऊपर कर देता हूं यहां पे। चलो कैलकुलेशन करते हैं भाई। देखो यदि हम इसकी बात करें तो ऐसा करो, 1 माइनस 1/c² आपके पास है। पहले मैं इसको सोल्व कर लेता हूं। देखो इसका और इसका, मैं ऊपर की संख्या का बात कर रहा हूं, इसका और इसका एलसीएम आएगा 3, 3 का मल्टीप्लाई इससे होगा तो 6, यानी 10 माइनस 6 यानी 4/3 आ जाएगा भाई। क्या आ गया? 4/3। और अपॉन में 3 माइनस 1 करोगे तो 2 आ जाएगा। कैलकुलेशन सबको आनी चाहिए भाई। मैन अपॉन हमारा ये है, तो इसके अपॉन में 1 मानोगे तो 1 ऊपर जाएगा और ये 2 नीचे रहेगा। बहुत सारे विद्वान क्या करेंगे, इस 2 को ऊपर भेज देंगे भाई। भाई आपको इतना ध्यान रखना है कि मैन अपॉन आपका कौन सा है। मैन अपॉन के अपॉन में यदि 1 है तो वो नीचे ही रहेगा। अगर 2 नंबर है तो 1 ऊपर जाएगा और जो ऊपर का है ये नीचे आएगा। ठीक है, तो यानी हमारे पास क्या आया? हमारे पास आ गया 1 माइनस 1/c² इज इक्वल टू ये 2 यानी 4, इनको काट देता हूं मैं तो 2/3 आ गया। क्या आ गया? 2/3 आ गया। किसी को डाउट है तो पूछ सकता है भाई, अभी कमेंट बॉक्स में लिख दो अगर किसी को डाउट। ऐसा करो, इसको मैं इधर लेके आ रहा हूं, इसको मैं इधर भेज रहा हूं, पक्षांतर करना सबको आता है भाई। 1/c² क्यों कर रहा हूं? ताकि ये पॉजिटिव हो जाए। इसको इधर लेके आओगे तो 1 तो पहले से था, इसको इधर लेके आओगे तो -2/3। या मैं कह सकता हूं कि सर हमारे पास 1/c² आ गया, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 3 माइनस 2 यानी 1/3 आ जाएगा भाई। क्या आ जाएगा? 1/3। अब मेरे को एक बात बताओ, 1/c² है, या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, c² बराबर क्या आ जाएगा? 3। भाई इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो c², इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो 3। हमें c की वैल्यू चाहिए, तो c इज इक्वल टू √3, और वो भी किसका आएगा? प्लस माइनस का आएगा। भाई इधर स्क्वायर है तो इधर प्लस माइनस लगाना पड़ेगा, तो प्लस माइनस √3 आया। लेकिन माइनस तो हमें लेना नहीं है, क्यों? क्योंकि यहां हमें यह देखना है कि जो हमारा इंटरवल था 1-3, क्या ये 1-3 के बीच में आता है? क्या √3 1-3 के बीच में कहीं ना कहीं आता है? तो बिल्कुल आता है भाई। अब बहुत सारों को पता नहीं, सर पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, तो √3 की वैल्यू आपको पता होगा 1.7 कुछ होती है भाई, 1.732 होती है। वास्तव में क्या होती है इसकी वैल्यू? 1.732। ठीक है, तो 1 से ज्यादा ही तो है भाई, तो हमें भी 1 से ज्यादा और 3 से कम चाहिए। ठीक है, तो ये कंडीशन भी सही हो गई। तो सारी कंडीशन सही है, तो इसका मतलब इसके ऊपर लांगराज मध्यमान प्रमेय लागू होती है भाई। तो भाई नो प्रॉब्लम सर, बहुत अच्छा भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं भी होनी चाहिए। चलो भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये समझ में आ गया होगा भाई, एक बार फटाफट बता भी दो कि समझ में आया कि नहीं आया।
आ गया, चलो तो भाई और देख लेते हैं। अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो मैं छोड़ रहा हूं, मैं ये देखना चाह रहा हूं कि आप कितना दिमाग लगाते हो भाई। जिसका सेकंड पार्ट है वो आप करना। इतना मैं हिंट दे देता हूं, इतना मैं हिंट आपको दे देता हूं कि इसमें लांगराज मध्यमान प्रमेय लागू नहीं होगी भाई। क्यों नहीं होगी, इसका कारण आपको पता करना है, और इसका कारण आपको पता करके आपको क्या करना है, मेरे पास सेंड करना है व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर पर्सनल नंबर पे, ठीक है। कीर्ति कह रही है कि सर कल टेस्ट लिया था, वो कल टेस्ट लिया था, उनमें से कुछ विद्यार्थी हैं जिन्होंने टेस्ट दिया ही नहीं, बाकी विद्यार्थियों ने बहुत अच्छा किया। अगर उसमें कोई समस्या है तो बता देना, जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आया हो तो वो मैं करवा दूंगा, ठीक है। अब मैं इसका थर्ड पार्ट करवा रहा हूं, सी। इसका सी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3, इसका सी पार्ट है। सी कह रहा है कि f(x) है, f(x) है वो है x² -3x +2। हमें इंटरवल दिया गया है -2 से 3 भाई, x बिलोंग्स टू -2 to 3, ठीक है भाई। हमें इसमें टेस्ट करके बताना है, हमें टेस्ट करना है भाई, या हमें प्रूव नहीं करना, हमें टेस्ट करना है। और टेस्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है भाई। कैसे? क्योंकि हमें पता करना पड़ता है कि ये अवकलनीय है या नहीं है, ये संतत है या फिर नहीं है, सी इसके अंदर बिलोंग करती है कि नहीं करती। अब प्रूव करना होता तो हमें सबको पता है कि भाई सारी कंडीशन राइट होंगी, कोई गलत तो होगी ही नहीं, ठीक है। चलो फर्स्ट कंडीशन की यदि मैं बात करूं तो फर्स्ट कंडीशन आपको पता ही है, सबसे पहले आपको जो फंक्शन दिया गया है उसका अवकलन करना है। अवकलन कर दो, f(x) का अवकलन हो गया f'(x), इसका करोगे तो क्या आ जाएगा 2x -3, 2x -3 + 2 का हो गया 0, ठीक है भाई। अच्छा, इस इंटरवल के अंदर से यदि कोई भी नंबर आप यहां रखोगे, कोई भी डिजिट लो और वो इसके अंदर रखोगे तो क्या अपॉन में 0 आएगा? अपॉन में 0 नहीं आएगा। और जब अपॉन में 0 नहीं आएगा तो फंक्शन हमारा अपरिभाषित नहीं होगा, तो इसका मतलब फंक्शन कैसा है? परिभाषित है। f'(x) अंतराल -2 3 में परिभाषित है भाई। कैसा है ये? परिभाषित है, परिभाषित है। इसलिए विवृत अंतराल, इसलिए विवृत अंतराल -2 3 में फलन कैसा होगा भाई? डिफरेंशिएबल होगा, अवकलनीय होगा। फलन कैसा होगा? अवकलनीय होगा। विवृत अंतराल -2 3 में फलन अवकलनीय होगा भाई, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नंबर 2, ज्यादा दिमाग लगाने ही नहीं है। यदि कोई फलन अवकलनीय है तो हमेशा कंटिन्यूअस होगा यानी संतत होगा। दिया गया फलन, दिया गया फलन, दिया गया फलन अवकलनीय है। कैसा है भाई? दिया गया फलन अवकलनीय है, इसलिए समवृत्त अंतराल, समवृत्त अंतराल, इसलिए समवृत्त अंतराल दे रखा है -2 3, यहां बड़ा ब्रैकेट आएगा भाई। -2 3 में फलन
संतत भी होगा। कैसा होगा? संतत भी होगा। तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है भाई। आपने सबसे पहले इसका अवकलन किया, इंटरवल के अंदर से इनके बीच में कोई भी नंबर उठा के देखो, अपॉन में 0 नहीं आएगा, और वैसे भी अपॉन में x है ही नहीं तो 0 कहाँ से आएगा भाई? तो परिभाषित है, इसलिए फलन कैसा हो गया? अवकलनीय हो गया। जब ये अवकलनीय हो गया तो इसका मतलब समवर्त अंतराल में कैसा होगा? ये संतत भी होगा, क्योंकि अवकलनीय जो फलन है वो हमेशा संतत है। लेकिन एक बात का याद रखना, जो फलन संतत है वो जरूरी नहीं है कि वो अवकलनीय हो। हाँ, ये फिक्स है कि अवकलनीय है तो वो हमेशा संतत होगा, लेकिन इसका विलोम अपोजिट सही नहीं है कि संतत है वो अवकलनीय हो, ऐसा नहीं है। अवकलनीय संतत होगा, लेकिन अच्छा, थर्ड क्या है भाई? थर्ड है कि सर एफ डैश सी इज इक्वल टू, थर्ड कंडीशन क्या है? एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए, अपॉन में क्या आएगा? दोनों का एफ हटा दो, एफ हटाते ही क्या आ जाएगा? बी माइनस ए। मतलब हमें एफ बी चाहिए, हमें एफ ए चाहिए, तो एफ बी एफ ए ये निकाल लो भाई पहले। एफ बी, इसका मतलब मैं कह रहा हूं एफ, ये वैल्यू किसकी है? ए की, ये वैल्यू किसकी है? बी की, तो बी यानी 3। इसका मतलब जो आपको फंक्शन दिया गया, इस फंक्शन में आपको x इज इक्वल टू 3 पर वैल्यू फाइंड करनी है। तो 3 का स्क्वायर हो गया 9 और प्लस 2, इसका मतलब इसकी तो एफ ए की वैल्यू क्या है? -2 भाई। -2 है तो देखो भाई, -2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आ गया, यहाँ -2 इंटू -3 तो +6 हो गया, +6, और पीछे क्या है? पीछे है +2। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई 12 है। 6 4 10 +2 12। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। चलो भाई, चलो हमारा फॉर्मूला क्या था? एक बार फिर से बता देता हूँ। फॉर्मूला था कि सर एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन में बी माइनस ए। एफ डैश सी यानी जो आपने अवकलन किया है उसमें x की जगह c लिखना पड़ेगा। अवकलन मैंने मिटा दिया तो मेरे को पता है वैसे भी क्या आएगा, इसका आ जाएगा 2x यानी 2c और -3। ठीक है भाई। एफ बी की वैल्यू क्या है? एफ बी की वैल्यू है 2, फिर माइनस एफ ए की वैल्यू है 12, फिर अपॉन में एफ बी की वैल्यू रख दी, माइनस था एफ ए की वैल्यू रख दी, फिर है बी माइनस ए, तो बी की वैल्यू है 3 माइनस ए की वैल्यू है -2 और माइनस पहले से है तो ये क्या हो गया? +2 भाई। इसका मतलब 2c -3 इज इक्वल टू 2 - 12 करोगे तो ऊपर तो आ गया -10 और अपॉन में 3 + 2 क्या आ जाएगा? 5 आ गया। इनको यदि मैं कैंसिल करूं तो यहाँ पे -2 बच गया। क्या बच गया? -2। इसका मतलब 2c -3 इज इक्वल टू -2, तो 2c इज इक्वल टू -2। इसको आप इधर लेके जाओगे तो ये -3 है भाई, उधर लेके जाओगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? +3 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब 2c इज इक्वल टू, यहाँ से बच गया 1 तो c की वैल्यू आ गई 1/2, यानी c की वैल्यू क्या आई? 1/2। अब हमें ये देखना है कि जो c की वैल्यू 1/2 है क्या ये -2 और 3 के बीच में से कहीं ना कहीं बिलोंग करती है या फिर नहीं करती है? तो -2 और 3 बताओ
-2 के बाद आएगा -1 0 फिर 1 फिर 2, ऐसा ही तो आएगा। तो बताओ 1/2 इनके बीच में आता है कि नहीं आता है? बिल्कुल इनके बीच में आता है। तो इसका मतलब ये कंडीशन भी सही है। जब सारी कंडीशन सही है तो इसका मतलब जो ये आपको फलन दिया गया था, जो फंक्शन दिया गया था, ये फंक्शन इस इंटरवल के ऊपर इसके अंदर लाग्रांज मध्यमान प्रमेय लागू होती है, यानी सत्यापित होती है भाई। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूं, जिसको समझ में नहीं आया वो एक बार बता दें भाई। जिसको समझ में नहीं आया एक बार बताते। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं। जीतू यस सर, अमन शर्मा यस सर, बनीता लाइक भेज रही है भाई, नवीन आ गया सर, यस सर। अच्छा, बहुतों को समझ में आ गया भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन देखो क्या है। ASC बायो स्टडी। अमित सर ऐसे कमेंट ना करें, आप अपनी बायोलॉजी पढ़ाओ, मैथ क्यों पढ़ रहे हो आप? चलो भाई, इसका लास्ट क्वेश्चन है डी। वो डी देख लो क्या है। डी है fx, यानी कोई फंक्शन आपको दिया गया है और फंक्शन के अंदर है 1/4x - 1, यानी 1/4x - 1। x कहाँ से बिलोंग करता है? x जो बिलोंग कर रहा है वो 1 to 4, यानी आपको ये इंटरवल दिया गया है। हमें फिर से टेस्ट करके देखना है भाई। ठीक है, टेस्ट करके देखना है। तो सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन टेस्ट करेंगे, और फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या है? फर्स्ट कंडीशन है कि सबसे पहले हम इसका डिफरेंशिएशन यानी अवकलन करेंगे, और इस इंटरवल के अंदर वो नेगेटिव नहीं आना, वो 0 नहीं आना चाहिए। यानी अपॉन में यदि 0 आ गया तो वो अपरिभाषित हो जाएगा, इन्फिनिटी आ गया, अनंत आ जाएगा। तो ठीक है, चलो fx का तो हो गया, f' इज इक्वल टू, देखो इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि u मान लो, अपॉन में v मान लो। ठीक है, u अपॉन v का फॉर्मूला लगा दो, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं देखो कैसे करना चाह रहा हूं इसको, 1/4x - 1, भाई इसकी पावर 1 है कि नहीं है? ऐसा करो, इसको ऊपर लेके जाओ। जैसे आप ऊपर लेके जाओगे तो 4x - 1 इसकी पावर -1 हो जाएगी। पहले पावर का अवकलन, फिर अंदर की संख्या का अवकलन। पावर का करोगे तो -1, एक पावर कम कर दो तो 4x - 1, एक पावर कम करोगे तो -1 -2, बीच में जो था वो मैंने लिख दिया है। ये तो हो गया पावर का। जब आपने पावर का कर दिया तो अब आपके पास 4x - 1 आ गया। तो 4x यानी 4 को छोड़ना पड़ेगा, x का x के रेस्पेक्ट में 1 हो गया, -1 का क्या हो गया? 0 हो गया। वो लिखने की आवश्यकता है नहीं। ठीक है, वो आवश्यकता है नहीं। तो क्या करना है अब देखो भाई, -4 अपॉन, इसको नीचे लिखोगे तो 4x - 1
इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। भाई ऊपर माइनस से नीचे लेके जाओगे तो पावर किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। ठीक है, बाकी आप u अपॉन v का फॉर्मूला लगाओगे तब भी यही आएगा। क्या आया, -4/4x-1 इसका होल स्क्वायर। ठीक है भाई, चलो मेरे को बताओ 1 से 4 के बीच में कोई भी नंबर आप यहां लिखोगे 1 से 4 के बीच में, तो बताओ यहां पे 0 आएगा क्या, अपॉन में 0 आएगा, अपॉन में 0 नहीं आएगा भाई, अपॉन में हमेशा कोई धनात्मक संख्या आएगी। क्यों, अगर अंदर नेगेटिव भी आता है तो उसका स्क्वायर करने पर वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अंतराल 1-4 में फलन परिभाषित है। फलन कैसा है भाई, परिभाषित है। अंतराल 1-4 में जब फलन कह दो या अवकलन कह दो परिभाषित है, इसलिए विवृत अंतराल, इसलिए विवृत अंतराल 1-4 में, विवृत अंतराल 1-4 में फलन अवकलनीय है। फलन कैसा है, अवकलनीय है, मतलब डिफरेंशिएबल है, अवकलनीय। ये पहली कंडीशन हो गई भाई। दूसरी कंडीशन तो आपको पता ही है। दूसरी कंडीशन क्या लिखोगे, दिया गया फलन अवकलनीय है। कैसा है भाई, अवकलनीय है। दिया गया फलन कैसा है, अवकलनीय है। इसलिए फलन समृत अंतराल, इसलिए फलन समृत अंतराल, बड़ा ब्रैकेट आएगा समृत में, यानी 1-4 में फलन समृत अंतराल, फलन समृत अंतराल 1-4 में फलन संतत होगा। कैसा होगा, संतत होगा। तो दो कंडीशन में कोई दिक्कत नहीं आई है आपको। तो अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। लास्ट स्टेप हमारी क्या है कि सर f' c इज इक्वल टू fb माइनस fa अपॉन b माइनस a रखेंगे। इसको सोल्व करने पर जो c की वैल्यू है वो हमारा इंटरवल है, उनके बीच में से कहीं ना कहीं आना चाहिए। ठीक है, तो चलो फॉर्मूला हमारा है f' इज इक्वल टू fb माइनस fa अपॉन में b माइनस a। ठीक है, तो यहां मैं fb की वैल्यू निकाल लेता हूं, fa की वैल्यू निकाल लेता हूं, फिर b माइनस a की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, चलो भाई मैं fb की वैल्यू निकाल लेता हूं। fb यानी इसकी बात करें तो ये a की जगह लिखा है, ये b की जगह लिखा है, यानी b की वैल्यू क्या है भाई, 4 है। तो fb इज इक्वल टू f4। इसका मतलब आपको फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है। किस पर करनी है, x इज इक्वल टू 4 पर। तो x इज इक्वल टू 4 पर देखो 1 अपॉन क्या आएगी, 1 अपॉन, यहाँ 4 लिखोगे तो 16 माइनस 1 करोगे तो 1 अपॉन 15 आ गया भाई। ठीक है, उसके बाद हम निकाल लेते हैं fa की वैल्यू क्या है भाई, a की वैल्यू है 1, यानी आपको इस फंक्शन की वैल्यू निकालनी है x इज इक्वल टू 1 पर। तो 1 पर निकाल लो भाई। जब आप 1 पर निकालोगे तो क्या आएगा, देखो 1 लिखोगे यहाँ तो 4 माइनस 1 3, यानी 1/3 आ गया। क्या आ गया, 1/3। ठीक है भाई,
अच्छा, एक वैल्यू और निकाल लेता हूँ मैं, यही निकाल देता हूँ कि एफ डैश सी है, उसकी वैल्यू क्या आएगी। एफ डैश सी की वैल्यू क्या आएगी, एफ डैश एक्स की जगह सी, तो क्या आ जाएगी -4/4 सी -1 और इसका होल स्क्वायर। ठीक है भाई, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हमें सिर्फ इसके इक्वल ये रख के और सोल्व करेंगे, और किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें सी की वैल्यू निकालनी है भाई। देखते हैं भाई क्या आता है। अंतराल भाई आपको पता ही होगा, जो इंटरवल है हमारा 1-4 है। ठीक है, x यहाँ से बिलोंग करता है। चलो भाई, एफ डैश सी की जगह मेरे को लिखना है -4/4c -1 का होल स्क्वायर। लो भाई, इज इक्वल टू एफ बी, और एफ बी की वैल्यू है 1/15, 1/15, फिर माइनस एफ ए की वैल्यू है 1/3 यानी 1/3, फिर अपॉन में लिखना है b - a, तो b की जगह 4, a की जगह 1, इसका मतलब 4 - 1। अब हमें इनको सोल्व करना है भाई, तो सोल्व करते हैं। देखो ऊपर है -4 अपॉन। अच्छा, एक बार विद्यार्थी सभी ये बता दें कि आपकी जो फिजिक्स की क्लास है, वो कितने बजे खत्म हो जाती है, एक बार फटाफट बताओ भाई। समझते भी जाओ क्वेश्चन को, और ये कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि फिजिक्स की क्लास कब खत्म हो जाती है। -4/4c -1 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 15। ऊपर की संख्या की बात कर रहा हूं मैं, एलसीएम आ गया 15। तो देखो यहाँ तो रहेगा 1, फिर माइनस, यहाँ देखो 3 यानी 5 आ जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई इससे होगा, यहाँ पे आ गया 5, और बटा में क्या आ जाएगा, बटा में आ जाएगा 3 आ जाएगा। नौ बज के 5 मिनट पे, चलो ठीक है। तो भाई, तो हमारी क्लास भी मैं सोच रहा था 9 बजे से स्टार्ट कर दें, बट 9:05 पे आपकी कंप्लीट होती है, तो 9:05 का टाइम ठीक है। ठीक है, अच्छा ये हो गया। अब हमें देखो फिर से मैन अपॉन ये है, जो मैन अपॉन ये है, तो इसके अपॉन में 1 मानोगे तो 1 तो ऊपर जाएगा, लेकिन ये यहाँ आएगा नीचे, यानी हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया -4/4c -1 का होल स्क्वायर। इसको रहने दो भाई अभी, 4c -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 - 5 करोगे तो -4, ये 3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 15 × 3 = 45 हो गया। माइनस से माइनस कैंसिल कर दो भाई, 4 से इस 4 को कैंसिल कर दो, 4 से इस 4 को क्या कर दो, कैंसिल कर दो भाई। हो गया। जैसे ही आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो देखो क्या आने वाला है। जब जैसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 4c -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 45। ठीक है भाई, अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है भाई। अब देखो इसकी वैल्यू भी आप 2-3 तरीके से निकाल सकते हो। एक तो ये कि जो यहाँ पे स्क्वायर आया है, इस स्क्वायर को हटाने के लिए मैं दोनों साइड अंडर रूट ले सकता हूँ। दोनों साइड क्या ले सकता हूँ मैं, अंडर रूट ले सकता हूँ। तो मेरे पास 4c -1 इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 45, प्लस माइनस अंडर रूट 45 आएगा भाई।
क्या कर रहे हैं हम, अंडर रूट ले रहे हैं भाई। इसको इधर भेज दो तो मैं कह सकता हूं कि सर 4c इज इक्वल टू, इसको इधर लेके जाओगे तो प्लस का हो जाएगा। इस 4 को भी मैं इधर भेज देता हूं तो ये भी किस में चला जाएगा, भाग में। या तो आप इसको ऐसा कर लो भाई, या फिर इसका होल स्क्वायर खोलोगे। क्या करोगे, इसका होल स्क्वायर। जब आप इसका होल स्क्वायर खोलोगे तो आपके पास एक द्विघात समीकरण आएगी। क्या आएगी, द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण के मूल डायरेक्ट नहीं निकलेंगे तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, श्रीधराचार्य सूत्र से जब आप वैल्यू निकालोगे तो यही आएगी भाई। ठीक है, यानी सी की 2 वैल्यू आ गई। सी की कितनी वैल्यू आ गई, 2। एक वैल्यू तो आई है 1 प्लस अंडर रूट 45। अंडर रूट 45 को मैं क्या लिख सकता हूं, 9। 3 रूट 5 लिख दूं भाई। अंडर रूट 45 है, इसको मैं 3 रूट 5 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, कोई 9.3 कह रहे। चलो कोई दिक्कत नहीं भाई, कल से यही टाइम रहेगा हमारा मैथ का, है ना। 9:05 पे स्टार्ट हो जाएगी क्लास। तो प्लस देखो, इसको मैं अंडर रूट 45 को 3 रूट 5 लिख सकता हूँ। 3 का मतलब है कि जब 3 को अंडर रूट के अंदर ले जाओगे तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 45 हो जाएगा। फिर से अपॉन में है 4। c इज इक्वल टू, एक आपके पास c की वैल्यू आई 1, एक बार प्लस का चिन्ह लिया तो एक बार माइनस का ले लो, माइनस 3 रूट 5/4। 2 वैल्यू है, दोनों में से एक वैल्यू, जरूरी नहीं है दोनों वैल्यू, दोनों में से कम एक वैल्यू इन दोनों के बीच के अंदर से होनी चाहिए भाई। तो भाई चेक करना पड़ेगा ये तो कि वास्तव में सही है या नहीं है। तो मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं 1 प्लस 3 रूट 5 करूंगा तो रूट 5 की वैल्यू कितनी आएगी, रूट 5 की वैल्यू कितनी आएगी, 2 पॉइंट कुछ आएगी भाई, 2 पॉइंट कुछ आएगी। जब 2 पॉइंट कुछ आएगी, कुछ भी आओ, मान लीजिए हमने 2 ही मान लिया, हमने क्या मान लिया, वैसे 2.125 इसके समथिंग आएगी। अगर इसकी वैल्यू हमने 2 मान ली तो 2 का गुना इससे किया, कितना आया, 6। 6 प्लस में 1 करोगे कितना आया, 7। 7 में जब 4 का भाग दोगे तो 1 पॉइंट कुछ आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, 1 से ज़्यादा वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी। कब, तब मैंने रूट 5 की वैल्यू सिर्फ 2 ही मानी है, वैसे 2 से ज़्यादा आएगी। तो इसकी वैल्यू मतलब ऊपर 7 अपॉन में 4 आया तो फिर भी 1 से ज़्यादा वैल्यू है। 1 से ज़्यादा वैल्यू है तो हमें भी तो 1 से ज़्यादा और 4 से छोटी तो चाहिए संख्या। तो इसका मतलब ये कहाँ से बिलोंग करेगा, 1 4 के बीच में से। इसकी बात करें तो ये माइनस में आने वाला है, किस में आएगा, ये माइनस में। तो माइनस तो है नहीं, ये नहीं है। लेकिन बताओ c की कम से कम एक वैल्यू तो ऐसी है जो इन दोनों के बीच में से बिलोंग करती है, इसका मतलब ये ट्रू है, ये सही है। तो सारी कंडीशन लागू हो गई भाई, सारी कंडीशन सही है, पहली कंडीशन, दूसरी, तीसरी, सारी सही है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि सर इसमें लांगराज मध्यमान प्रमेय लागू होती है भाई। अब इसका एक क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था, एक बार मैं बता देता हूँ। वो भी एक लास्ट क्वेश्चन है इसका, तीसरे का बी पार्ट है। तीसरे का जो बी पार्ट है वो भी एक बार देख लो। तीसरे का जो बी पार्ट है वो बी पार्ट देखो क्या है। बी पार्ट है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 1, क्या आ जाएगा, एक्स माइनस 1। हमें एक इंटरवल दिया गया है 0 से 2, एक्स बिलोंग्स टू 0 से 2, लेकिन इसने एक विशेष कंडीशन नहीं दी भाई। विशेष कंडीशन इसको ये देनी चाहिए थी कि x इज नॉट इक्वल टू 1। क्यों, कारण क्या है,
x इज इक्वल टू 1 नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ मैं 1 लिख दूंगा तो 1 माइनस 1 तो 0 हो जाएगा। तो 0 हो गया तो ये फंक्शन ही अपरिभाषित हो गया। क्या हो गया? अपरिभाषित हो गया। तो या तो इसको एक विशेष कंडीशन देनी थी कि x इज नॉट इक्वल टू 1। अगर कंडीशन नहीं दी तो भी कोई बात नहीं, एक बार हम अवकलनीय की जांच कर लेते हैं भाई। कैसे करोगे? सबसे पहले हमें इसका अवकलन करना है। अवकलन करना भाई, इसका हो गया f डैश x। बताओ, u अपॉन v का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो u अपॉन v का यदि आपको फॉर्मूला लगाना है तो सबसे पहले v को आपको छोड़ना पड़ेगा। फॉर्मूला सबके याद होना चाहिए। v को छोड़ना है, u का अवकलन करना है। इसका अवकलन करोगे तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर का आ गया 2x माइनस 4 का हो गया 0। बीच में माइनस, अब किसको छोड़ना पड़ेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 4 को छोड़ना पड़ेगा। और x माइनस 1 का, x का हो गया 1 माइनस 1 का हो गया 0 भाई। ठीक है। अपॉन में देखो कब क्या आएगा? अपॉन में आएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर। थोड़ा सोल्व कर लेते हैं भाई। जैसे आप इसको थोड़ा सोल्व करोगे तो f डैश x इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई इससे कर दिया तो 2x, इसका मल्टीप्लाई इससे कर दिया 2x स्क्वायर हो गया भाई। इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो माइनस 2x, माइनस का मल्टीप्लाई इससे करोगे तो माइनस x स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो प्लस का 4। अपॉन में क्या है? अपॉन में है x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है। f डैश x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, क्या बचा? x स्क्वायर बचा, माइनस का 2x और प्लस में 4। अपॉन में क्या है? x माइनस 1 का होल स्क्वायर। या मैं इसको ऐसे लिख दूं भाई, ये किसका देखो, क्या इसके टुकड़े बन रहे हैं क्या? टुकड़े तो नहीं बन रहे भाई। टुकड़े नहीं बन रहे हैं तो अब हमें टेस्ट करना पड़ेगा। बताओ, अगर 0 से 2 के बीच में 1 आता है कि नहीं आता है? अगर यहाँ मैं 1 लिखूंगा तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। और 0 का जब स्क्वायर करोगे तो अपॉन में 0 और अपॉन क्या हो गया? ये अपरिभाषित हो गया भाई। कैसा हो गया? ये अपरिभाषित, अपरिभाषित हो गया। कैसा हो गया? अपरिभाषित। तो ये जो फलन है ये अवकलनीय होगा भाई? नहीं, अवकलनीय नहीं होगा। भाई देखो, आप सीधी सी बात है, इस इंटरवल की बात कर रहा है। अगर इसके अलावा और कोई इंटरवल होता तब तो ये परिभाषित होता। लेकिन यदि मैं बात करूं 0 से 2, 0 से 2 के बीच में 1 आता है। क्या आता है? 1। यहां जैसे ही 1 लिखोगे तो 1 माइनस 1 0, और 0 का जब स्क्वायर करोगे तो भी तो 0 ही आएगा। और जब अपॉन में 0 आ गया इसका मतलब क्या हो गया? वो अपरिभाषित हो गया। जब ये अपरिभाषित हो गया तो अवकलनीय नहीं होगा। और जब अवकलनीय नहीं है तो आगे जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो लिख देंगे कि दिया गया फलन अवकलनीय नहीं है, इसलिए लांगराज मध्यमान प्रमेय लागू नहीं होती है। अगर वो कहता रोले प्रमेय तब भी हम यही लिखते कि फलन अपरिभाषित है इसलिए अवकलनीय नहीं है, इसलिए इस पर रोले प्रमेय लागू नहीं होती है। ठीक है। तो हमारी रोले प्रमेय खत्म हो चुकी है, लांगराज मध्यमान प्रमेय खत्म हो चुकी है। ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है। अब है इसके विविध की बारी। तो कल से हम इसके विविध के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, गुड बाय, हैव ए नाइस डे एंड टेक केयर। ओके।